नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने कुपोषण के कारण और प्रभावों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं पूरक पोषण से। मानव शरीर के संचालन एवं शारीरिक अंगों के द्वारा कार्यों की निष्पत्ति के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये विभिन्न पोषक तत्व मनुष्यों को आहार के माध्यम से प्राप्त होते हैं। परंतु यदि व्यक्ति अपने भोजन में, अपने आहार में इन सभी पोषक तत्वों को समाहित नहीं कर पाता है तो उस वजह से कुपोषण का शिकार हो जाता है। और यहाँ पर कुपोषण से निपटने का एक सीधा तरीका है सभी व्यक्तियों को संतुलित आहार उपलब्ध कराना। परंतु यदि यहाँ पर सरकार देश में से अगर कुपोषण की स्थिति को नियंत्रित करना चाहती है तो वह देश के सभी नागरिकों को संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास में इतने वित्तीय संसाधन नहीं है कि वह देश के सभी नागरिकों को संतुलित जो भोजन है वह उपलब्ध कराए। इसके विकल्प के तौर पर यह व्यवस्था जरूर की जा सकती है कि हमारे देश में जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं या जो वंचित हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कुपोषण की स्थिति अत्यधिक जटिल है या अत्यधिक खतरनाक है, उन क्षेत्रों में सरकार जिन पोषक तत्वों की आपूर्ति वहां के आम नागरिकों के द्वारा नहीं की जा रही है। उदाहरण के स्वरूप किसी क्षेत्र में यदि व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को तो अपने भोजन में सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन वहां पर दाल के माध्यम से या दूध के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से प्रोटीन एवं वसा का जो इनटेक है वो उन क्षेत्रों में कम है। तो सरकार यहाँ पर जैसे प्रोटीन है या वसा है या फिर विटामिन है, इन सभी प्रमुख जो भोज्य पदार्थों को अतिरिक्त पोषण के रूप में उन क्षेत्रों में वितरित करवा सकती है ताकि वहां के उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो इन आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, महत्वपूर्ण खनिज जो तत्व हैं उनको अपनी डाइट में, अपने भोजन में, अपने आहार में सम्मिलित करें। और दरअसल ये जो अतिरिक्त पोषण है इसको ही यहाँ पर क्या कहा जाता है? पूरक पोषण कहा जाता है, राइट। और यह भी कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए सबसे कारगर या सबसे ठोस क्या माना जाता है? तरीका माना जाता है। सीधी सी बात है, जिन क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति अधिक विकट है और जिन पोषक तत्वों की कमी की वजह से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके निदान के लिए सरकार वहां पर उन पोषक तत्वों को वितरित करवा सकती है, उपलब्ध करा सकती है, ताकि उस क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं, नागरिक हैं, वो अपनी डाइट में उन अतिरिक्त पोषक तत्वों को क्या कर लेगी? सम्मिलित कर लेगी, जिससे सरकार भी न्यूनतम वित्तीय संसाधनों के साथ में एक बड़े पैमाने पर जो नागरिक हैं उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। और इसी ही क्या कहा जाता है? पूरक पोषण कहा जाता है। तो पूरक पोषण, अगर ये प्रश्न 3 नंबर में आ जाए तो हम सीधा कह सकते हैं कि पूरक पोषण से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें शरीर को ऊर्जा एवं पोषण आपूर्ति हेतु सामान्य भोजन के अतिरिक्त अन्य पोषक पदार्थों, या हम कह सकते हैं कि वे पोषक पदार्थों जिनकी कमी की वजह से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हुई है, उन अतिरिक्त पोषण पदार्थों को भोजन में समावेशित कर लेना ही क्या कहलाता है? पूरक पोषण कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र विशेष के नागरिक अपनी सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी कारणों की वजह से अपने आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को सम्मिलित करने में असफल हो जाते हैं, राइट, तथा सरकार उन अतिरिक्त पोषक तत्वों को
पोषण आहार के रूप में जब उन नागरिकों को उपलब्ध कराती है तो उन पोषण तत्वों को ही या उस पोषण को ही क्या कहा जाता है, पूरक पोषण कहा जाता है। और जो पूरक पोषण है वो कुपोषित जनित बीमारियों एवं कुपोषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस एवं कारगर तरीका है। और इस पूरक पोषण के माध्यम से मानक उत्पादकता में क्या की जाती है, वृद्धि की जा सकती है। इसीलिए हम सीधा कह सकते हैं कि कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए जिन पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण उत्पन्न होता है उन पोषक तत्वों को जनता को उपलब्ध कराया जो जाता है वह पूरक पोषण के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाता है। और ये यहाँ पर कुपोषण नियंत्रण का सबसे ठोस एवं कारगर उपाय माना जाता है। अब हम यहाँ पर पूरक पोषण की विशेषताएं या महत्व को समझेंगे और ये भी यहाँ पर जो है 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि पूरक पोषण का महत्व क्या है या पूरक पोषण की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो हम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि जो पूरक पोषण है वो कुपोषण की स्थिति से निपटने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साधन होता है, राइट। दूसरा, यहाँ पर कुपोषण की वजह से नागरिकों को जो कई कुपोषण जनित बीमारियां होती हैं, हो सकता है विटामिन की कमी की वजह से हो, प्रोटीन की कमी की वजह से हो, वसा की वजह से हो या अन्य किसी कारण से कुपोषण की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से मानव उत्पादकता में कमी होती है। तो उन बीमारियों के नियंत्रण के लिए भी अगर हम पूरक पोषण उपलब्ध कराते हैं तो उस क्षेत्र विशेष के नागरिकों को संतुलित आहार मिलने लगेगा, जिससे कुपोषण जनित बीमारियां भी कुछ समय पश्चात कम हो जाएंगी और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएंगी। फिर अधिक जनसंख्या हेतु पोषण उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि सरकार सभी नागरिकों को तो संतुलित आहार उपलब्ध नहीं करा पाती है, परंतु देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां पर कुपोषण की स्थिति बहुत विकट है या समाज के कुछ वर्गों जिसमें मुख्य रूप से बच्चे हैं या स्त्रियां हैं, जिन भी वर्गों में कुपोषण की स्थिति अधिक विकट है उनके लिए सरकार पोषण उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है और ये पूरक पोषण के माध्यम से ही संभव है। तीसरा, यहाँ पर कम समय में कुपोषण की स्थिति पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जा सकता है, राइट। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के स्थानीय लोग अपनी डाइट में ना तो दूध का, ना ही प्रोटीन का, ना ही दालों का, ना ही अंकुरित बीजों का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सरकार वहाँ पर दालों का, अंकुरित बीजों का या प्रोटीन इनटेक के लिए वहाँ पर किसी योजना के माध्यम से पूरक पोषण कार्यक्रम चलाती है तो उस क्षेत्र में हम कम समय में ही वहाँ पर कुपोषण की स्थिति से निपट सकते हैं, राइट। और चौथा, चूंकि कुपोषण की स्थिति कितनी भयावह है इसको हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा एवं समझा था और कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास में पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। इसीलिए जिन क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति अत्यधिक विकट है उन क्षेत्रों में न्यूनतम साधनों की मदद से जो आवश्यक और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरक पोषण के माध्यम से हम उपलब्ध करा सकते हैं, राइट। फिर इससे देश के सभी क्षेत्रों में कुपोषण का नियंत्रण किया जा सकता है, राइट। जिन क्षेत्रों में जो भी पोषक तत्व की कमी है सरकार उन क्षेत्रों में उन पोषक तत्वों को पूरक पोषण के माध्यम से वहां पर वितरित करा सकती है, अवेलेबल करा सकती है, राइट। इसके साथ ही जिन वर्गों जैसे विशेषकर बच्चे हो जाएंगे जो कि कुपोषण का शिकार होते हैं, महिलाएं या क्या हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, उनको पोषण आवश्यकता अनुरूप जो है पूरक पोषण की प्राप्ति की जा सकती है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है विशेषता है। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और गर्भावस्था की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देना अनिवार्य है, तो हम यहाँ पर आंगनबाड़ी के माध्यम से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से महिलाओं के लिए गर्भावस्था में पूरक पोषण में जो है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत जो हैं वो उपलब्ध करा सकते हैं, राइट। हो सकता है कि बच्चों में और विशेषकर किशोरियों में अगर
रक्त अल्पता या एनीमिया रोग की वो शिकार है तो उनके निवारण के लिए उनको भरपूर मात्रा में लोह तत्व जो हैं उनको पूरक पोषण के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है, राइट। और पूरक पोषण के माध्यम से जो जितने भी आवश्यक तत्व हैं उनको आसानी से जनता में वितरित किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर पूरक पोषण की महत्व या विशेषताएं थी। अब पूरक पोषण हेतु जो शासकीय कार्यक्रम है, राइट, तो पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम हम पढ़ेंगे, या फिर इसी प्रश्न को परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुपोषण के निवारण हेतु शासकीय कार्यक्रम, और ये 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि भारत या मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रमों का संचालन किया है, या फिर कुपोषण के निवारण के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियां निर्धारित की हैं। ऐसे प्रश्न जो है वो 11 नंबर में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 5 नंबर में कोई एक जो योजना है या एक कार्यक्रम के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि सबला कार्यक्रम किस तरह से कुपोषण के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट। तो इस तरीके से भांति भांति के 3 नंबर, 5 नंबर एवं 11 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर दोनों चीजें हैं, या तो पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, या हम कह सकते हैं कि कुपोषण निवारण हेतु कार्यक्रम, अर्थात दोनों का जो अर्थ है वो लगभग एक सा ही है या एक ही है। कुपोषण के निवारण ही क्या करते हैं, हम पूरक पोषण उपलब्ध कराते हैं, इसलिए परीक्षा में पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम पूछा जाए या फिर कुपोषण के निवारण हेतु शासकीय कार्यक्रम पूछे जाए, दोनों एक ही क्या है बात है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश या भारत में पूरक पोषण हेतु जो शासकीय कार्यक्रम है उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा भारत सरकार के, या इसको हम क्या कह सकते हैं केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार के या भारत सरकार के कुपोषण के निवारण हेतु या पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, और दूसरे भाग में मध्य प्रदेश सरकार के पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम हो जाएंगे, और इनको हम 2 अलग अलग लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में जो भारत सरकार के कार्यक्रम है उनको हम क्रमबद्ध तरीके से पूछेंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम जो है, दरअसल हमारे सिलेबस में मुख्य हेडिंग यही है शासकीय कार्यक्रम, इसीलिए किसी भी शासकीय कार्यक्रम से 5 नंबर की या 3 नंबर की पूछे जाने की संभावना अधिकतम है। इसीलिए हर एक योजना का उद्देश्य क्या है, उसका प्रभाव कितना होगा, ये हमको यहाँ पर समझते जाना है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर पूरक पोषण हेतु भारत सरकार या केंद्र सरकार के कार्यक्रम हो जाएंगे, जिनमें पहला हो जाएगा समन्वित बाल विकास सेवा योजना हो जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना हो जाएगा, ग्रामीण अनाज बैंक हो जाएगा, राइट। फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या जिसको मिड डे मील स्कीम कहा जाता है, फिर थर्ड मील टिफिन योजना हो जाएगा, फिर राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना या जिसे सबला योजना भी कहा जाता है, फिर विशेष पोषण कार्यक्रम हो जाएगा, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम हो जाएगा, फिर संयुक्त कंपोजिट पोषण कार्यक्रम हो जाएगा, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम हो जाएगा, बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम हो जाएगा, राइट। मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, राइट, माता का पूरा प्यार योजना हो जाएगी, फिर अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान हो जाएगा, नई पोषण आहार नीति, राइट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो जाएगा, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राइट। फिर कुपोषण मुक्त भारत 2022 कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण नीति कार्यक्रम, इतने जो है मुख्य रूप से क्या है भारत सरकार द्वारा, राइट, भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण हेतु या कुपोषण के निवारण हेतु
ये संचालित क्या है कार्यक्रम है। इनमें से जो जितने भी प्रमुख कार्यक्रम हैं या लगभग सभी कार्यक्रमों को हम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चलेंगे, राइट। और यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उसकी शुरुआत कब से हुई है, राइट, और वो दूसरे कार्यक्रम से किस प्रकार से भिन्न है, राइट। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर समन्वित बाल विकास क्या हो जाएगा योजना, राइट। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा। तो समन्वित बाल विकास योजना या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो जाएगी। दरअसल जो कुपोषण की स्थिति है वो 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ष के बच्चों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, और इसके लिए सरकार ने समय समय पर कई नीतियों का और कई कार्यक्रमों का संचालन किया है। परंतु सरकार के जो शुरुआती प्रयास थे वो बच्चों में कुपोषण के निवारण के लिए नाकाफी सिद्ध हुए। इसीलिए जो समन्वित बाल विकास योजना है, समन्वित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई थी, जिसको 1991 के अंत तक और अधिक व्यापक रूप से जो है वो विस्तारित कर दिया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तथा 15 से 44 आयु वर्ग की महिलाएं, जिनमें मुख्य रूप से कौन, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 15 से 44 आयु वर्ग की महिलाएं, जिनमें से मुख्य प्राथमिकता होगी गर्भवती महिलाओं को या जिनका प्रसव अभी अभी हुआ है, अर्थात स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। अब ये जो समन्वित बाल विकास योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, अर्थात बच्चों को जब पूरक पोषण के माध्यम से उचित पोषण प्राप्त होगा तो उससे बच्चों का न केवल मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास भी उपयुक्त तरीके से होगा, और विकास के साथ साथ बच्चों में कुपोषण की वजह से जो मृत्यु हो रही थी या रुग्णता थी या कुपोषण की जो अन्य प्रभाव थे उनको रोकना, इसके साथ ही विद्यालय में अनुपस्थिति को कम करना, राइट। इसके साथ ही बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो जितने भी विभाग हैं और उनकी जो नीतियां हैं उनमें समन्वय प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, क्योंकि बच्चों के पोषण की उपलब्धता के लिए कई विभाग जो है वो नीतियां बनाते हैं, परंतु उनमें समन्वय ना होने की वजह से एक समग्र रणनीति के तहत विकास नहीं हो पाता है। तो बच्चों में पोषण की स्थिति को जो है बढ़ाने के साथ साथ घर पर भी बच्चों को उचित पोषण आहार मिले, इसके लिए जो महिलाएं हैं उनको समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा देकर महिलाओं की क्षमताओं को भी बढ़ावा देना, राइट। अब ये जो समन्वित बाल विकास योजना है ICDS, इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण जो है सेवाएं दी जाती हैं, और उनमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, पूरक पोषण हो जाएगा, राइट। तो जो ICDS प्रोग्राम है ये भारत में आंगनवाड़ी के माध्यम से, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित होता है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पूरक पोषण दिया जाता है, राइट। बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो है पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिनको समय समय पर टीकाकरण दिया जाना है, इस कार्यक्रम के तहत उनके टीकाकरण का भी जो है पूरी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी केंद्रों की होती है। इसके साथ ही अगर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर उनका वजन कम है या उनको कोई भी बीमारी है तो आंगनवाड़ी केंद्रों में उनकी स्वास्थ्य जांच करना, फिर उनको जो भी छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, सर्दी जुकाम वगैरह, राइट, उनका इलाज करना। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से साप्ताहिक रूप से, दैनिक रूप से पोषण, पूरक पोषण उनको उपलब्ध कराना।
इसके साथ ही 3 से 6 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्कूल पूर्व शिक्षा देना, राइट। और ये कार्यक्रम ने बहुत ही व्यापक तरीके से भूमिका निभाई है। एक तरीके से जो KG1 एवं KG2 की क्लासेस हैं वो एक तरीके से यहाँ पर संचालित की जाती हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में जल आपूर्ति के बारे में, स्वच्छता के बारे में तथा अन्य जो समर्थक सेवाएं हैं वो ICDS जो है स्कीम, इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी हो जाएगी यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना, राइट। हमारे देश में कई नागरिक जो हैं वो दैनिक रूप से मजदूरी करते हैं और उससे उनको जो भी वेजेस प्राप्त होते हैं उसी से वो अपना भरण पोषण करते हैं। कई बार उनको पर्याप्त मात्रा में उनके पास में अनाज भी नहीं होता है कि वो 2 वक्त का अपना भोजन ग्रहण कर सके। तो भारत में कई ऐसे नागरिकों के लिए भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना जो थी उसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2000 में। दरअसल इसके पहले से भी हमारे देश में जो PDS सिस्टम था वो लागू हो चुका था और PDS सिस्टम के माध्यम से ही भारत में जो नागरिक थे उनको अनाज उत्पन्न किया जा रहा था। लेकिन अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से जो टारगेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसको, जो टारगेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी वह निर्धन वर्गों पर केंद्रित हो जाए, इसके लिए अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को प्रति माह पहले 25 किलोग्राम अनाज वितरित किया जाता था, परंतु 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर प्रत्येक परिवार को प्रति माह जो है 45 किलोग्राम अनाज वितरित किया जाएगा। और इस 35 किलोग्राम अनाज में गेहूं, चावल तथा मोटा अनाज सस्ते दामों पर वितरित किया जाएगा। इस अंत्योदय अन्न योजना में 2 रुपये पर केजी के हिसाब से गेहूं, 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल तथा 1 रुपये पर केजी के हिसाब से मोटा अनाज जो है वो वितरित किया जाएगा। तीसरी हो जाएगी यहाँ पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राइट। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनको पर्याप्त पोषण भी नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों के लिए हमारे देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन्हें अनाज जो है वो वितरित किया जाता है। और जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसकी शुरुआत जून 1997 से की गई थी और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज जो है वो वितरित किया जाना था, राइट। अंत्योदय अन्न योजना में कितना था? शुरुआत में था 25 किलोग्राम, जिसको 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया। वहीं PDS जो टारगेट PDS सिस्टम है उसके तहत शुरुआत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 10 किलोग्राम अनाज वितरित किया जाता था, जिसको 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया है, राइट। इसके साथ ही इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं अर्थात BPL कार्डधारी एवं अंत्योदय जो अन्य योजना है उनके लाभार्थियों को 35 किलोग्राम अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवंटित किया जाता है, राइट। यहाँ पर ऐसे लोग जो कि APL है अर्थात अबव पॉवर्टी लाइन है उनको भी यहाँ पर सरकार अनाज का वितरण करती है, लेकिन जो केंद्रीय अनाज भंडार है उसकी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर वितरण किया जाता है, राइट। अगर हम राज्यों या संघ क्षेत्रों की बात करें तो APL श्रेणी में प्रति परिवार प्रति माह जो है 15 से लेकर 35 किलोग्राम के बीच में अनाज का आवंटन किया जाता है, परंतु यहाँ पर जो अनाज का आवंटन होता है उसकी दरें अलग होती हैं, राइट। BPL परिवारों के लिए इस योजना के माध्यम से गेहूं को 4.15 रुपये पर केजी के हिसाब से,
चावल को 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है इसका जो है निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही इसके माध्यम से जो राशन कार्ड है उनका डिजिटलीकरण जो है वो वर्तमान समय में चल रहा है। और आपको मैंने पहले भी एक योजना बताई थी कि एक देश एक राशन कार्ड, राइट। दरअसल क्या है कि बहुत पहले से इस योजना की कमी महसूस की जा रही थी कि कई लोग अपना जो राज्य है उसको छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और वहाँ पर उस राज्य का बीपीएल कार्ड ना होने की वजह से वो टीडीपीएस से अनाज नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से जो वास्तविक हितग्राही हैं वो कई बार इससे लाभान्वित ही नहीं होते हैं। परंतु अब एक देश एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से न केवल जो राशन कार्ड है उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, बल्कि अब ऐसा राशन कार्ड बनाया जाएगा जिसको सभी राज्य जो है वो स्वीकार करेंगे। इस वजह से चाहे व्यक्ति मध्य प्रदेश का हो, वो उत्तर प्रदेश में भी जाकर जो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड जो टीडीपीएस है उससे अनाज ले पाएगा। इसके साथ ही जो अवांछित लाभार्थी हैं, राइट, अवांछित लाभार्थी हैं उनको भी इस लिस्ट से हटाने के लिए सबको आधार कार्डों से जोड़ा जा रहा है, ताकि जो पीडीएस सिस्टम है जिसमें लीकेज का एक बहुत बड़े पैमाने पर लीकेज होता था, राइट, उसको रोकने के लिए जो राशन कार्ड है उनको आधार कार्ड से जोड़ देंगे, जिसमें वर्तमान समय तक 71% जो है राशन कार्ड आधार से जुड़ चुके हैं। और इसकी वजह से लाखों की संख्या में जो जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है वो इससे बाहर हो जाएंगे, एवं कैशलेस इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बहुत ही चर्चित और बहुत अच्छी योजना हो जाएगी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, या जिसको क्या कहते हैं मिड डे मील स्कीम भी कहा जाता है, राइट। तो जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसको दोपहर का भोजन कार्यक्रम भी कहा जाता है, यह एक ऐसी योजना है जो न केवल बच्चों में शिक्षा को बढ़ाएगी बल्कि बच्चों में पोषण की स्थिति को भी सुधारेगी। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो स्कूल में दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन ना तो वे स्कूल आते हैं तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या फिर स्कूल में कक्षाओं को अटेंड नहीं करते हैं, राइट। और इसके साथ ही कुपोषण की स्थिति भी अधिक होती है। इसको निपटने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम को 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में लागू किया गया था। शुरुआत में इसका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था, परंतु वर्तमान में राज्य सरकारों के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। इस कार्यक्रम में ओबीसी, एससी, एसटी तथा जो वंचित वर्ग हैं उनके परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होना। इसके साथ ही इससे स्कूल में नामांकन भी भर्ती हो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बच्चों को भोजन अति प्रिय होता है, और अगर स्कूल में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन का वितरण किया जाएगा या उपलब्ध होगा तो बच्चे भोजन की लालसा में भी स्कूल में दाखिला लेंगे, प्रतिदिन स्कूल आएंगे और कक्षाओं को भी अटेंड करेंगे। तो इससे पोषण स्तर में भी सुधार होगा, राइट। बच्चों का दाखिला या भर्ती बढ़ेगी और उनकी प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसमें भी वृद्धि होगी। जो ड्रॉप आउट करने वाले बच्चे हैं उनको लिए भी जो है उनकी संख्या में भी कमी आएगी। और इस मिड डे मील स्कीम में जो है बच्चों को 450 कैलोरी वाला भोजन, जिसमें 8 से 12 ग्राम क्या होना चाहिए प्रोटीन की मात्रा, ये जो है वो बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही जो स्कूल दिवस है, अर्थात एक वर्ष में 200 दिनों तक प्रत्येक दिन बच्चों को 450 कैलोरी वाला, जिसमें 8 से 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा हो, वो पोषण युक्त भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। फिर अगली योजना हो जाएगी थर्ड मील जो है टिफिन योजना
हो जाएगी। राइट, हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बच्चे बहुत ही अधिक कुपोषित हैं और उन अति कुपोषित बच्चों को जो है अति कुपोषित बच्चों को उचित पोषण स्तर प्रदान करने के लिए उन बच्चों को रात का टिफिन, या जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड मील कहते हैं, तो रात का टिफिन या जो है थर्ड मील उपलब्ध कराया जाएगा। राइट, और ये जो योजना है ये अटल बाल आरोग्य मिशन के अंतर्गत जो है हमारे देश में संचालित है। फिर अगला यहाँ पर हो जाएगा राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको सबला योजना के नाम से भी जानते हैं। ये जो सबला योजना है इसका केंद्र स्तर पर संचालन महिला एवं बाल विकास के द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य केंद्र स्तर पर इसका संचालन संबद्ध सरकारों के द्वारा किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो किशोरियां हैं उनके पोषण में वृद्धि करना एवं किशोरी जो शक्ति है उसको वृद्धि करना। और दरअसल इसके लिए पोषाहार कार्यक्रम एवं किशोरी शक्ति योजना नामक जो 2 कार्यक्रम हैं उनको मिलाकर 19 नवंबर 2000 को इस कार्यक्रम का नाम क्या कर दिया गया, सबला कार्यक्रम कर दिया गया। और इसमें मुख्य रूप से 11 से जो 18 वर्ष की किशोरियां हैं, राइट, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो इसके उद्देश्यों की भी चर्चा करते हैं। किशोरियों में आत्मविश्वास पैदा हो और सशक्तिकरण हो, इसके लिए किशोरियों में स्वास्थ्य जागरूकता एवं पोषण जागरूकता पैदा करना ताकि वो हेल्थ कॉन्शियस हो सकें। इसके साथ ही किशोरियों को अपने स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, प्रजनन एवं यौन अवस्था तथा बच्चों की देखभाल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत घर आधारित कौशल जीवन और व्यावसायिक कौशल के लिए भी किशोरियों को क्या करना है, मार्गदर्शन भी देना है। इसके साथ ही जो औपचारिक एवं गैर औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों से ऐसी किशोरियां जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उनको भी समाज की मुख्य धारा में लेकर आना। इसके साथ ही किशोरियों के मार्गदर्शित करना, राइट, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। राइट, अब अगला हो जाएगा यहाँ पर व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम। ये जो व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम है इसका प्रारंभ 1962 में किया गया था। राइट, और प्रारंभ में ये भी एक केंद्रीय प्रायोजित जो थी योजना थी, परंतु बाद में इसका क्रियान्वयन राज्यों के द्वारा, जो संबंधित सरकार है उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही 1973 से इसे पूरे भारत में भी लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्थानीय उत्पादन है, राइट, खाद्यान्नों के स्थानीय उत्पादन में अगर कहीं पर भी अधिकता है या कहीं पर भी कमी है और उससे जो प्रभावित समूह हैं उनको पूरक पोषण प्रदान करके उनमें पोषण संबंधी जागरूकता एवं उनको पोषण प्रदान करना है। राइट, और इसके साथ ही समुदाय एवं व्यक्तिगत स्तर पर उनको आत्मनिर्भर बनाना भी जो व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम है ये इसका लक्ष्य है। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त या कंपोजिट क्या हो जाएगा, पोषण कार्यक्रम हो जाएगा। जो संयुक्त पोषण कार्यक्रम है वो सामुदायिक विकास विभाग का क्या है, कार्यक्रम है और इसका मुख्य लक्ष्य है कि पोषण प्रदान करना एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना। और इस कार्यक्रम के तहत 80 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं एवं 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको माह में 25 दिन रोजाना भोजन उपलब्ध कराना ताकि उनको पोषण की आपूर्ति भी हो सके और उनको पोषण संबंधी शिक्षा भी मिल सके। फिर 9वां हो जाएगा पूरक पोषण क्या हो जाएगा, आहार कार्यक्रम हो जाएगा। मैंने बताया था कि हमारे देश में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS संचालित है जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण जो है वो
वितरित किया जाता है। और इस एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा 6 सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसमें गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं एवं जो नवजात शिशु हैं, उनकी पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण जो है आहार प्रदान किया जाता है। और इसमें भी रेडी टू ईट जो भोजन है वो वितरित किया जाता है, राइट। जैसे जो पौष्टिक दलिया है, राइट, रवा है, वो वितरित किया जाता है ताकि बहुत ही कम समय में उस रेडी टू ईट फूड को पकाकर जो है बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्राप्त हो सके। और इसके लिए भी अगर 6 से 3 वर्ष आयु के बच्चे हैं तो उनको 135 ग्राम, 3 वर्ष आयु तक के बच्चे हैं और जो कि गंभीर कुपोषित है तो उनको 211 ग्राम तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को 165 ग्राम जो रेडी टू ईट भोजन है उसको प्रतिदिन जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। और इसको टेक होम राशन के अंतर्गत जो है साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, राइट। और यहाँ पर जो रेडी टू ईट भोजन है उसका जो निर्माण उसी क्षेत्र में जो महिला एवं स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मिलता है, उस क्षेत्र के फलस्वरूप उस क्षेत्र के बच्चों को जो है नवजातों को, अत्यधिक कुपोषित बच्चों को, गर्भवती एवं शिशुवती जो महिलाएं हैं उनको रेडी टू ईट जो फूड है वो प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2014 को बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम और इसके साथ साथ पोषण संसाधन प्लेटफॉर्म कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। दरअसल कई क्षेत्रों में जहां पर कुपोषण की स्थिति होती है वहां पर कई योजनाएं संचालित होती हैं और अलग अलग विभागों द्वारा संचालित होती हैं। इसकी वजह से जो अपेक्षित लक्ष्य होता है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ है, या कार्यक्रम का संचालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। इस वजह से जो बहुक्षेत्रीय पोषाहार कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है कि जो अंतर क्षेत्रीय अभिसरण लाना है ताकि जो कई क्षेत्रों में कन्वर्जेंस हो और अंतर क्षेत्रीय अभिसरण के माध्यम से उन क्षेत्रों के लिए नीति बन सके, योजना बन सके और उस पर क्या हो सके, उचित कार्यवाही हो सके, ताकि उन क्षेत्रों में चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों उनमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से उनके पोषण की जो है पूर्ति हो सके। फिर अगला हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण मिशन हो जाएगा। जब हमारे देश में पोषण की स्थिति अत्यधिक विकट हो गई थी तब सरकार ने पूरे देश में कुपोषण से निपटने के लिए एक 3 वर्षीय प्रोग्राम क्या किया, लागू किया, और ये प्रोग्राम था राष्ट्रीय पोषण मिशन, राइट। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन 3 वर्ष तक चलने वाला एक कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत 2017-18 में की गई थी, राइट। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश में 315 जिले, 2018-19 में अतिरिक्त 235 जिले और 2019-20 में जो बचे हुए जिले हैं उनमें राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो लागू किया जाएगा। और इस प्रोग्राम की मदद से जो है हमारे देश में 10 करोड़ बच्चों और महिलाओं को राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि 6 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों के लिए देश में एवं राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों एवं राज्य सरकारों ने जो भी योजनाएं लागू की हैं उन योजनाओं के बावजूद भी यदि कुपोषण से जो है कुपोषण
का निदान नहीं हुआ है, या अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अगर हम देखें तो दूसरे देशों से अधिक जो योजनाएं हैं, राइट, जो अदर अन्य जो देश हैं उनसे अधिक जो कुपोषण की स्थिति है वो हमारे देश में है। और इसका कारण ये है कि जो जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनमें या तो उचित क्या है, तालमेल नहीं है, राइट, या फिर वो योजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से यहाँ पर जो नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है NHP, उसकी स्थापना करके सभी योजनाओं में वांछित तालमेल कायम किया जाएगा ताकि सभी योजनाओं का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके एवं कुपोषण की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। और इन सभी योजनाओं में समन्वय के साथ साथ इसके लिए NNM एक शीर्ष निकाय के रूप में जो है वो स्थापित किया जाएगा, जो कि उन क्षेत्रों में संचालित जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी कार्यक्रम हैं, उनकी निगरानी करेगा, पर्यवेक्षण करेगा और लक्ष्य निर्धारित करेगा तथा अन्य आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करेगा और उनका मार्गदर्शन भी करेगा। इस योजना में कुछ लक्ष्य भी रखे गए हैं, जैसे 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनमें बौनेपन के जो राष्ट्रीय स्तर है 34.6, इसको कम करके 25% तक कम करना है। इसके साथ ही जो ठिंगनापन है या अल्प पोषण है एवं रक्त अल्पता, और विशेषकर किसमें, जिसमें छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं एवं किशोरियों, इन सब में ठिंगनापन, अल्प पोषण एवं रक्त अल्पता को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जो अल्प वजनी जो बच्चे हैं उनमें हर साल पहली साल 2%, फिर 3% और 2% की जो है वो कमी करना है, राइट। इसके साथ ही जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत यहाँ पर सरकार एवं राज्यों के बीच में जो वित्तीय संसाधनों का आवंटन होगा वो 60-40 होगा, अर्थात यहाँ पर केंद्र सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी 60%, राज्यों की 40%, वहीं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए क्या होगा, 100% राज्य सरकार जिम्मेदार होगा, और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं तथा हिमाचल प्रदेश उनके लिए केंद्र राज्य का जो है अनुपात होगा 9:10। अब ये जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है इसके हम प्रमुख घटकों के बारे में भी यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो पहला क्या घटक हो जाएगा कि इसके लिए जो जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं उनका प्रतिचित्रण किया जाएगा ताकि उन सभी योजनाओं में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके, उनकी निगरानी की जा सके और आवश्यक हस्तक्षेप भी किया जा सके। फिर एक अधिक मजबूत अभिसरण तंत्र, कन्वर्जेंस मैकेनिज्म जो है वो स्थापित किया जाएगा ताकि कई योजनाओं को समग्र रूप से लागू किया जा सके, राइट। साथ ही देश में जितनी भी योजनाएं हैं उनका रियल टाइम उनकी क्या की जा सके, निगरानी की जा सके। फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया जा सके, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, राइट, आंगनवाड़ी, उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को IT आधारित उपकरणों से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि डिजिटली रूप से जो रिकॉर्ड है उनका मेंटेन किया जा सके और बेहतर तरीके से जो योजना है वो लागू की जा सके। इसके साथ ही आंगनबाड़ी में जो रजिस्टर है उस प्रथा को समाप्त कर देना ताकि वर्तमान में जो IT आधारित सूचना प्रणाली है उसके माध्यम से बेहतर मैनेजमेंट हो सके, एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की आयु बढ़ रही है कि नहीं या वजन बढ़ रहा है कि नहीं, इसके लिए कद मापन एवं वजन मापन का जो है वजन मापन भी यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, एवं सामाजिक लेखा परीक्षण, राइट। इसके लक्ष्य
या इसके प्रभाव क्या होंगे। यदि राष्ट्रीय पोषण मिशन हमारे देश में सफल हो जाता है तो उससे ठिंगनापन है, अल्प पोषण है या रक्त की जो कमी है, चाहे बच्चों में हो, चाहे महिलाओं में हो, चाहे किशोरियों में हो, राइट, उससे इसका उपाय हो सकेगा। इसके साथ ही जो भी हमारे देश में कुपोषण से निपटने के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति के लिए मंत्रालय, राइट, राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित हैं वो सभी क्षेत्रों में कार्य करने, मार्गदर्शन करने और निगरानी करने के लिए जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, ताकि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत हमारे देश में कुपोषण की स्थिति से निपटा जा सके। फिर अगला हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। दरअसल हमारे देश में कुपोषण की जो विकट स्थिति है उसके पीछे वित्तीय संसाधनों की कमी के साथ साथ जागरूकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हमारे देश में जागरूकता में वृद्धि हो सके इसके लिए जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाएगा, जिससे देश की जनता में पोषण संबंधी जन जागरूकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर अगला हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राइट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से तात्पर्य है कि भारत सरकार हमारे देश में जनता के अनुपात में सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त अनाजों का या खाद्यान्नों की व्यवस्था कर सके, और ये जो प्रोग्राम है ये 2007 में प्रारंभ किया गया था। और इस 2007 में प्रारंभ किए गए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इस मिशन के माध्यम से जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हमारे देश में चावल के उत्पादन में 1 करोड़ टन की वृद्धि हो सके, गेहूं के उत्पादन में 80 लाख टन और दालों के उत्पादन में 20 लाख टन की वृद्धि हो सके, राइट। इसके साथ ही जो फसलें हैं उनका उत्पादन भी बढ़ सके, राइट। और इसके लिए न केवल सरकार ने लक्ष्य रखा बल्कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे देश के किसानों को चुनिंदा सुविधाएं एवं वित्तीय सहायता भी प्राप्त की, ताकि ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पन्न हो सके एवं हमारे देश की जो खाद्य सुरक्षा है वो व्यवस्थित हो सके। अब यहाँ पर अगला जो हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या हो जाएगा, 2013 हो जाएगा, राइट। तो हमारे देश में गरीबी निवारण के लिए, राइट, हमारे देश में गरीबी निवारण के लिए कुपोषण की स्थिति से निकलने के लिए एवं लोकतांत्रिक जो सरकार है उसकी स्थापना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है यह सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में कभी भी खाद्यान्न का संकट उत्पन्न ना हो, देश के सभी नागरिकों तक खाद्यान्नों का वितरण किया जा सके एवं अकाल, बाढ़ या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्नों का भंडारण भी सुनिश्चित हो सके, ताकि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। अब ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला तो ये है कि हमारे देश में प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा इत्यादि से निपटने के लिए इसके तहत एक बफर स्टॉक जो है वो मेंटेन किया जाएगा। दूसरा, देश के हर एक नागरिक को खाद्यान्नों की आपूर्ति हो, इसके लिए जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, राइट, उसके माध्यम से देश की लगभग 75% आबादी ग्रामीण
अगर हम देखें तो 75% ग्रामीण आबादी एवं 50% जो शहरी आबादी है, राइट, उसको खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध कराना है। और तीसरा ये भी लक्ष्य है कि हमारे देश की जो गरीब जनसंख्या है या निम्न आय वर्ग के जो परिवार हैं उनको कम दामों पर अनाज उपलब्ध हो सके, ये इस योजना का जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और इसके माध्यम से 75% ग्रामीण 50% शहरी आबादी को कम मूल्य पर जो है वो अनाज उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही देश की लगभग 2/3 आबादी को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है। और इस योजना जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013, इसके माध्यम से जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत जो चावल है उनको 3 रुपये पर केजी, गेहूं 2 रुपये पर केजी तथा मोटे अनाज को 1 रुपये पर केजी की दर से जो है वो प्राप्त किया जाएगा। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसके क्रियान्वयन के लिए हमारे देश में 2 योजनाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं, राइट। जिसमें से एक हमने यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना को पढ़ा था और दूसरा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इन 2 योजनाओं के माध्यम से ही जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो हमारे देश में क्रियान्वित होता है, राइट। तो यहाँ पर आय एवं जो बीपीएल कार्डधारी हैं उनको 35 किलोग्राम जो है वो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर इस अधिनियम में एक और प्रावधान है कि ऐसे परिवार या ऐसे नागरिक जो बेसहारा हैं, बेघर हैं या आपदा से प्रभावित हैं या आपदा की स्थिति से प्रभावित हैं या भुखमरी का सामना कर रहे हैं, उनको भी खाद्यान्न का जो है वो वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही जो गर्भवती एवं जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको भी 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 माह तक प्रसूति जो है लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जच्चा एवं बच्चा दोनों के पोषण में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही जो 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे हैं उनका आयु के अनुपात में उनका वजन, उनकी ऊंचाई में वृद्धि हो सके, इसके लिए उनको पौष्टिक एवं निर्धारित पौष्टिक जो अनुसार है वो उपलब्ध कराना, ताकि वो उस राशन को घर ले जा सकेंगे और उससे पोषण में सुधार होगा। इस अधिनियम में एक ये भी प्रावधान है कि यदि सरकार किसी वजह से राशन उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो उन नागरिकों को जो खाद्य सुरक्षा भत्ता है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एवं इस योजना से अगर लाभार्थी को जो है अनाज की प्राप्ति नहीं होती है तो उसके लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ जो पीडीएस सिस्टम है या अंत्योदय अन्न योजना है उसके माध्यम से जो उचित मूल्य की दुकानें हैं या फेयर प्राइसेस शॉप्स हैं उनकी पारदर्शिता एवं उनका उत्तरदायित्व भी यहाँ पर सुनिश्चित करने का प्रावधान है। अगला हो जाएगा कुपोषण मुक्त भारत क्या हो जाएगी, योजना हो जाएगी, राइट। हमारे देश में कुपोषण एवं अल्प पोषण से निपटने के लिए मिशन मोड पर कुपोषण मुक्त भारत योजना को लागू किया गया है, जिसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक कुपोषण पूरी तरीके से भारत से क्या हो जाए, जो है हट जाए या समाप्त हो जाए। इसके साथ ही पूरक पोषण जो कि कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे देश में लागू होता है, राइट, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना तथा वितरण प्रणाली को अधिक कार्यकुशल बनाना है। कुपोषण मुक्त भारत कार्यक्रम में महिलाओं को 1000 कैलोरी एवं बच्चों के 600 कैलोरी जो है पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और कुपोषण मुक्त भारत योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं को और बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना है, बल्कि पोषकता, स्तनपान के माध्यम से स्थायी समाधान, आहार विविधीकरण, राइट,
मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार एवं निगरानी को उच्च स्तरीय बनाना इत्यादि जो लक्ष्य हैं ये भी निर्धारित किए जा रहे हैं। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम। राइट, हमारे देश में जो नागरिक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक हैं, वो भुखमरी का सामना ना कर सके या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ना हो सके, इसके लिए ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम जो है वो लागू की गई थी। इस स्कीम को जनजातीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था। राइट, परंतु वर्तमान समय में नवंबर 2004 से जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है उनके द्वारा जो ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम है ये क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कृषि उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या हो सकता है किसानों की पूरी फसल नष्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में जो सीमांत परिवार हैं या निम्न आय वर्ग के जो परिवार हैं उनके पास में यदि राशन खरीदने की संसाधन नहीं है तो इस स्कीम जो है वो उन्हें भुखमरी से सुरक्षा प्रदान करेगी। अर्थात ग्रामीण अनाज बैंक के माध्यम से जो सीमांत परिवार हैं उनकी जो है उनको जो है वो अनाज का वितरण किया जाएगा और ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, राज्य सरकारों के द्वारा पहचान किए गए जो स्वयंसेवी संगठन है वो इन अनाज बैंक का क्या करेंगे, संचालन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उस गांव के जो निम्न आय वर्ग के जो किसान हैं उनको जो है यहाँ पर अनाज का वितरण किया जाएगा। तो ये थी यहाँ पर पोषण हेतु भारत सरकार की कार्यक्रम या योजना। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।